यस तो हेलो एवरीवन, राहुल हेयर। आज हम निर्भया केस स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली के अंधेरी रातों में एक ऐसे वाकया का अंजाम दिया गया था जिसके बारे में सुनकर लोगों की रूह कांप उठती है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। एक चलती बस में 23 साल की लड़की के साथ 6 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। हमें लगता है कि आप भी निर्भया केस के बारे में थोड़ा बहुत सुना पढ़ा होगा, मगर हम इस केस के आपको ऐसे बारीकियों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने ना ही सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा। हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया का छोड़ा गया दरिंदा इस वक्त कहाँ है और किस हाल में है। हम आपको निर्भया के एक नाबालिग बचे दरिंदे को 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देने के बाद उसका क्या हुआ उस बारे में भी बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो के पीछे मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ लाइक और व्यूज कमाऊं, बल्कि मेरा ये मोटिव है कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इस कहानी के लीड कैरेक्टर निर्भया की जन्म 10 जून 1990 को हुआ था दिल्ली में। वहाँ अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और वहाँ परिवार की इकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माता पिता बेटे बेटियों में बिना भेदभाव किए निर्भया को अच्छे से पढ़ाई। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज थी। वह हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों पे खरा उतरती और हमेशा आगे बढ़ती रहती। आगे की पढ़ाई करते हुए वह मेडिकल फील्ड में आने की डिसीजन लेती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेकर वहाँ काफी अच्छे नंबरों से फिजियोथेरेपी पास आउट होती है। जब यह घटना घटी थी उस वक्त निर्भया फिजियोथेरेपी के ही इंटर्नशिप कर रही थी। 16 दिसंबर 2012 को दिन रविवार छुट्टी होने की वजह से निर्भया अपने दोस्त अवनेंद्र प्रताप के साथ फिल्म देखने जाने की प्लानिंग करती है। अवनेंद्र प्रताप पांडे पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो उत्तर प्रदेश गोरखपुर के रहने वाले हैं। उस वक्त आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म की काफी ज्यादा चर्चे थी, इसीलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने जाने की प्लानिंग करती है। ये दोनों फिल्म देखने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से PVR सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत चले जाते हैं। ये दोनों जब सिनेमा हॉल आते हैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है और इन्हें फिल्म देखने का टिकट नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोनों तलाश फिल्म देखने की वजह लाई ऑफ पाई फिल्म देखने का फैसला करते हैं। शाम के वक्त फिल्म देखने के बाद निर्भया और पांडे घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। रात तो ज्यादा नहीं हुई थी, मगर ठंड ज्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत ही कम चल रहे थे और जो ऑटो जा रहे थे वो मीटर की जगह मुंह मांगी कीमत लेने की बात कर रहे थे। कुछ देर के बाद इन्हें एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, मगर वह इन्हें मुनेरिका बस स्टॉप पे लाने तक ही बात करता है। ये दोनों सोचते हैं कि मुनेरिका से बस लेकर द्वारिका चले जाएंगे, इसीलिए दोनों ऑटो से चलकर मुनेरिका बस स्टॉप पे चले आते हैं। मुनेरिका बस स्टॉप आने पर ये दोनों जाने के लिए सवारी का इंतजार करने लगते हैं, मगर इन्हें सही सवारी नहीं मिल रहे होते। हालांकि जब 9:30 बजते हैं तब सफेद कलर की बस काली शीशों वाली इनके पास से वो बस गुजरती है और उस बस में से एक लड़का पूछता है कि आप लोगों को कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है द्वारका जाना है। बस वाला भी कहता है हमें भी वहीं ही जाना है, जिसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसका दोस्त बस के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि इस बस में ऑलरेडी 3 सवारी हैं, इसलिए ये दोनों बस में निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। बस का एक लड़का इन्हें द्वारका जाने तक 10-10 रुपए ले भी लेता है। हालांकि जब ये लड़के से टिकट मांगते हैं तब वो लड़का बदतमीजी करने लगता है। हालांकि बस के द्वारा टिकट न देना उन दिनों आम बात थी, इसलिए दोनों निश्चिंत होकर बस में बैठे रहते हैं और अपनी मंजिल तक जाने का इंतजार करने लगते हैं। मगर इन्हें क्या मालूम था कि इनका अब इंतजार बनकर ही रह जाएगा। कुछ देर तो बस सही ट्रैक पे चल रही होती है, मगर आगे जाने के बाद बस दूसरे रूट पकड़ लेती है। अब ये जैसे ही निर्भया को दोस्त देखता है तो वह बस में मौजूद लोगों से सवाल करने लगता है। अब बस का स्टाफ सही से जवाब देने की जगह वहाँ निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है और इनसे सवाल करने लगता है कि तुम दोनों कौन हो और इतने रात को क्या कर रहे थे। जब निर्भया और उसका दोस्त बस के अंदर गए थे तो देखे थे कि 3 पैसेंजर बस में ऑलरेडी मौजूद है। इन्हें लगता है कि ये पैसेंजर है, मगर थोड़ी ही देर में ये क्लियर हो जाता है कि ये तीनों पैसेंजर नहीं है, बल्कि बस स्टाफ का ही साथी है। अब ये 6 लोग मिलकर निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उसे गुस्सा दिलाने लगते हैं। जब निर्भया का दोस्त इन्हें जवाब देता है तब बस में मौजूद 6 जन निर्भया के दोस्त के साथ हाथापाई करने लगते हैं और बाद में इसे मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो वो लोग इसे लात घुसे मारते हैं। अब इसी लड़ाई के दौरान बस में मौजूद एक लड़का एक रॉड को निकालता है और उसके सर पे जोर से मारता है, जिससे निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अब आगे निर्भया के साथ रूह कांपा देने वाली दरिंदगी शुरू होती है। निर्भया के दोस्त को बेरहमी से मारने पीटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि ये लड़का बेहोश हो गया है, तब ये 6 जन मिलकर निर्भया को खींचकर बस के पिछले सीट पे ले जाते हैं। अब आगे जो कुछ भी निर्भया के साथ हो रहा होता है मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अब बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी का ये लोग अंजाम देते रहते हैं और ये वाकया करीबन 2 से ढाई घंटे तक चलते रहते हैं।
इस बीच बस के पास से पुलिस की गाड़ियां भी गुजरती है। यहाँ तक कि बस कई बार पुलिस स्टेशन के पास से ही गुजरता है, मगर कोई भी पुलिस वाला बस को रुकाकर चेक चाक भी नहीं करता। और बस के अंदर मौजूद निर्भया को 6 दरिंदे बारी बारी कर नोचते रहते हैं। निर्भया का दोस्त सर पे चोट लगने की वजह से वहाँ बेहोश हो गया था। वहाँ अब निर्भया की मदद करने की हालत में नहीं था। 6 लोगों के साथ लड़ना एक लड़की के लिए मुमकिन नहीं है, मगर फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाकर इन दरिंदों से लड़ती है। और बाद में खुलासे के मुताबिक वहाँ 6 दरिंदों में से 3 दरिंदों को काफी दमदार पिटाई धुलाई की और कईयों को तो वहाँ काट कर बचने की कोशिश भी की, मगर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। जब ये 6 दरिंदों का मन भर जाता है तब ये लोग निर्भया को बस से बाहर फेंक कर उसे कुचल कर एक्सीडेंट का रूप देने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले ये लोग ये भी प्लानिंग करते हैं कि इसमें निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए। इसी वजह से ये लोग फिर से निर्भया के दोस्त के सर पे वार करते हैं और फिर दोनों को चलते बस से ही बाहर फेंक देते हैं। बस से बाहर फेंकने से पहले ये दरिंदे इनके कपड़े तक उतार लेते हैं और इनके पास मौजूद मोबाइल फोन, पैसे सब कुछ लूट लेते हैं। अभी रात के 11 बज रहे थे और बस के अंदर मौजूद निर्भया के दोस्त को इन दरिंदों ने जान लेने की पूरी कोशिश की, मगर ये दरिंदे सब उसकी जान नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से बस से बाहर फेंके जाने पर भी निर्भया का दोस्त जीवित होता है, वहाँ होश में आता है और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है। इन्हें काफी लोग देखते हैं मगर नजरअंदाज कर यहाँ से निकल जाते हैं। मगर एक आदमी की नजर इन पर पड़ती है। वहाँ इनकी हालात को देखकर पुलिस के पास कॉल करता है। तुरंत यहाँ पर पुलिस टीम पहुँचती है और इन्हें तुरंत सौतरगंज हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। निर्भया के ऊपर कितने दुष्कर्म हुए थे इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि निर्भया की आंत बाहर आ गई थी, बेहिसाब शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा शरीर चूर चूर हो गया था और निर्भया के शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई थी। निर्भया की हालात को देखकर तत्काल ही इलाज शुरू कर दिया गया। हालात इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि उन्हें तुरंत ही वेंटिलेटर की जरूरत थी। कुछ ही वक्त के बाद निर्भया के साथ हुई दरिंदगी के बारे में मीडिया को मालूम पड़ती है और मीडिया के जरिए इस बारे में पूरे देशों दुनिया को मालूम पड़ जाती है। और जब इस वाकया के बारे में लोगों को मालूम पड़ती है तो सारे लोग गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द उन दरिंदों का गिरफ्तारी का भी मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और पूरे देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं। देश भर में लोग निर्भया के लिए दुआ भी कर रहे थे, मगर निर्भया की हालत अस्पताल में दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 तक निर्भया की एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी निर्भया की हालत बिगड़ती चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की तरफ से डॉक्टरों की टॉप मोस्ट एक कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्चे पे निर्भया को बेस्ट ट्रीटमेंट देने का फैसला किया जाता है। मगर इसके बावजूद भी निर्भया की हालत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि निर्भया की बॉडी का टेम्परेचर 102 से 103 फ़ारेनहाइट तक चली जाती है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी बहुत ही बुरी तरह से बढ़ जाता है। इधर लोग सड़कों पे उतरकर निर्भया के लिए आवाजें लगा रहे थे और वहीं डॉक्टर जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया को बेस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसके बाद निर्भया को सिंगापुर की हॉस्पिटल माउंट एलिजाबेथ में निर्भया को भेजने की तैयारी की जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल पहुंच जाती है। यहाँ पर निर्भया की इलाज शुरू हो जाती है, मगर यहाँ आने पर निर्भया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। 29 दिसंबर को सुबह 4:45 पे निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। निर्भया के मौत के बाद निर्भया की डेथ बॉडी को वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया की अंतिम संस्कार की जाती है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इधर निर्भया की इलाज चल रही थी और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ग्राउंड लेवल पे गुनहगारों को ढूंढने में लगी थी। इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस कई सारे सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी कैमरे की मदद से उस बस की पहचान कर ली जाती है। सबसे पहले उस बस का ड्राइवर राम सिंह को पकड़ा जाता है और फिर राम सिंह के पूछताछ के बाद एक 6 गुनहगारों को पकड़ लिया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 20 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह जो राजस्थान का रहने वाला था,
इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था, जो असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्शन था। इसके अलावा 19 साल का पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया था, जो एक फल बेचने वाला था, और इन दोनों की गिरफ्तारी यूपी और बिहार से हुई थी। जबकि छठे गुनहगार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में पुलिस ने इस गुनहगार का नाम को नहीं बताया था, क्योंकि उस वक्त उसकी उम्र 17 साल कुछ महीने ही हो रही थी और कानूनी तौर पे वो एक नाबालिग था। इसीलिए इस शख्स की पहचान गुप्त रखी जाती है। इसके बाद ये खुलासा होता है कि इस गुनहगार का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर नाम के लड़के को भी अरेस्ट किया था, जिसकी उम्र 28 साल थी, जो बिहार के औरंगे जिले का रहने वाला था। ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इनकी दोस्ती कुछ ही दिन पहले हुई थी। घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मूड में ही घर से बाहर निकले थे। ये लोग अपने बस में शराब और खाने की चीजें पैक कर लिए थे और अपनी शिकार की तलाश में बस लेकर निकल गए। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये लोग निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले 35 साल का एक आदमी, जिनका नाम रामाधीर सिंह, एक कारपोरेटर को पैसेंजर बनाकर बस में बैठाया और फिर उसके पैसे, मोबाइल छीनकर उसे बस से उतार दिया था। रामाधीर सिंह अपने इस लूट की जानकारी सड़कों से गुजर रहे पुलिस को भी दी थी, मगर वो पुलिस वाले सब रामाधीर सिंह की बातों को नजरअंदाज कर दिए। शायद उस वक्त पुलिस वाले सब रामाधीर सिंह की कंप्लेन को सीरियस ले लेते तो देश का इतना बड़ा हादसा टल जाता, मगर ये पुलिस वाले कुछ नहीं किए। अब सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद निर्भया का दोस्त इन 6 अपराधियों को पहचान करता है और इन 6 अपराधियों को पहचान कर लेने के बाद इनके ऊपर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी होती है। मामला चल ही रही होती है। ये 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपी राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इस केस का नाबालिग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पे सुधार गृह में भेज दिया जाता है। बाकी बचे 4 अपराधियों के ऊपर बलात्कार, हत्या और कई धाराओं के तौर पे इनके ऊपर फैसला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इन चारों को मौत की सजा सुनाई जाती है। ये सभी अपराधी मौत के सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट भी निचले अदालत के फैसले को सही ठहराते हैं और इनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये लोग सभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी 5 मई 2017 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी अपराधी एक पे एक विकल्प का इस्तेमाल कर बचने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के द्वारा भी इनकी अपील को रिजेक्ट कर दी जाती है। और फाइनली गुनहगारों के सभी दरवाजे बंद होने के बाद 20 मार्च 2020 को सुबह 5 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम के द्वारा सभी को सुबह 6 बजे मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के 4 अपराधियों को तो फांसी हो गई थी और एक ने तो खुद ही सुसाइड कर लिया था, मगर अभी तो एक जिंदा है। उसका क्या हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस केस का एक अपराधी अपना अंजाम देते वक्त नाबालिग था। इस वजह से उसे 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बहुत ही गुप्त तरीके से एक नई जगह पर भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरोज को अपनी नई सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी जाती है, ताकि वहाँ काम कर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का गुजर बसर करे। फिलहाल इस वक्त अफरोज कहाँ पे रह रहा है, इस बारे में किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि देश का कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी का सुरक्षा करना कानून की ही जिम्मेदारी है। एक दावा ये भी किया जाता है कि दिल्ली सरकार की तरफ से अफरोज को 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे का भी सच जानना जरूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर चिल्ड्रन एक्ट 2014 के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग अपनी सजा पूरी कर बाहर आता है तो उसकी पुनर्वास की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये कानून केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ तक कि जब इंडिया सरकार के द्वारा इस कानून का संशोधन किया गया तब भी इस नियम को हटाया नहीं गया। इसलिए निर्भया की छठे बचे अपराधी को पुनर्वास की आर्थिक व्यवस्था के तौर पे 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी गई थी। हम यहाँ पर राजनीतिक नहीं, आपको सही जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इस सच्चाई के बारे में जब लोगों को मालूम पड़ी, क्योंकि कथित तौर पे निर्भया को सबसे ज्यादा पीड़ा इसी अपराधी ने दिया था और इसे ही जिंदा छोड़ दिया गया। एक और बात, आप इस केस को निर्भया नाम से जानते होंगे, मगर कई महीनों तक निर्भया के असली नाम के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। इसकी वजह ये थी कि भारतीय कानून के मुताबिक बलात्कार पीड़िता की असल पहचान जाहिर करना एक गैर कानूनी था। इसलिए मीडिया वालों ने निर्भया और दामिनी जैसे नाम रखे, मगर कानून में ये भी दर्ज है कि अगर पीड़िता की
माता पिता चाहे तो उनके रियल नाम को पब्लिकली बता सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वाले सब मीडिया के सामने बयान दिए कि मेरी बेटी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिससे उसकी पहचान को छुपाया जाए, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से उन दरिंदों का मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया वालों से आगे बात करते हुए अपनी बेटी का रियल नाम बताया था और हमारी कहानी की लीड निर्भया की नाम ज्योति सिंह था और हम सब कामना करते हैं कि ज्योति की आत्मा को शांति मिले। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। गाइज, देश में बलात्कार के मामलों को कम करने के लिए सरकार को क्या कदम उठानी चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।